हेलो दोस्तों, आपका वी मेडिको एजुकेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक है हर्पिस सिम्प्लेक्स। ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जिसमें ब्लिस्टर के फॉर्म हो जाता है कहाँ, जेनेटल के चारों ओर या माउथ के चारों ओर, जिसमें क्या होता है पानी भर जाता है और बाद में वो बाहर निकलने लग जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और एक होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2। अगर हम बात करें हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 की तो इसको हम कोल्ड सोर के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड सोर का मतलब ये होता है कि जो लीफ रहता है उसके चारों ओर क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्म हो जाता है। अगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये और जगह नहीं हो सकता है, रेयर होता है लेकिन हो सकता है और अंगों में भी फैल सकता है। और अगर हम बात करें टाइप 2 की तो टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 को हम यहाँ पर जेनेटल एरिया में क्या होता है, ब्लिस्टर का फॉर्म हो जाता है। और ब्लिस्टर का फॉर्म जो हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल जेनेटल एरिया में ही होगा, वो वहाँ से भी और जगह भी फैल सकता है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। क्या इसका इंट्रो है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके टाइप है, क्या इसका प्रिवेंशन है और किस तरीके से हम इसके बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर हर्पिस सिम्प्लेक्स दिखा रखा है। द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कॉज हर्पिस इज कॉमनली ग्लोबली। तो ये क्या होता है, कॉमनली क्या होता है, ग्लोबली पाया जाता है हर्पिस सिम्प्लेक्स का जो वायरस होता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर किसी को एक बार हो जाता है तो एट द एंड ऑफ लाइफ ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, डीएनए वायरस से ये बिलोंग करता है, अल्फा हर्पिस वेरिनाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन अपेयर इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्ट कॉमनली ऑन द जेनेटल और माउथ। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये कहीं भी हो सकता है बॉडी के पार्ट में, लेकिन हमको जेनेटल और माउथ में मोस्टली देखने को मिलता है। द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV इज कैटेगराइज इंटू 2 टाइप्स। तो अभी हमने इनके बारे में बात कर चुके हैं। टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 कहाँ पर होता है, टाइप 2 ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट के कारण ये हो सकता है। ठीक है, इसमें सिम्टम क्या क्या दिखा सकते हैं, सोर दिखा सकता है, फीवर दिखा सकता है, ब्लिस्टर का फॉर्म हो सकता है और उसके जो माउथ होता है, माउथ के चारों ओर ब्लिस्टर का फॉर्म दिखा सकता है। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू जेनेटल हर्पिस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि माउथ तक ही है और माउथ तक ही सीमित रहेगा, ये फैल सकता है कहाँ तक, जेनेटल तक भी फैल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, माउथ में। कौन सा है, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है दैट कैन कॉज जेनेटल हर्पिस। तो टाइप 2 क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो क्या कर सकती है, कॉज जेनेटल हर्पिस कॉज कर सकती है। यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ये कहाँ पर, अपर बॉडी साइड में दिखाई दे रहा है। तो अपर एक्सट्रीमिटी साइड ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इंसेफेलोपैथीज के कारण हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, या कैरेटाइटिस यानी कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ द आई की जो लाइनिंग होती है, जो कैरेटाइटिस होता है उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोल्ड सोर, यहाँ पर ब्लिस्टर के छोटे छोटे फॉर्म हो सकते हैं, किसके, लिप के अराउंड। ठीक है, अगर हम बात करें HSV2 यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर जेनेटल एरिया की बात करें तो जेनेटल एरिया में ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। बोथ ओरल एंड जेनेटल हर्पिस आर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक और क्या हो सकता है ये, और अनरिकॉग्नाइज बट कैन कॉज पेनफुल ब्लिस्टर और अल्सर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो जो ओरल है या जेनेटल हर्पिस है, मोस्टली क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब सिम्टम कोई शोर नहीं कराता है। तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है, कितनी बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन कितनी बार क्या हो सकता है, ये पेनफुल हो सकता है, पेनफुल ब्लिस्टर हो सकता है और अल्सर का ये फॉर्म कर सकता है कहाँ पर, इन्फेक्शन वाली एरिया पे। तो अगर हम बात करें, रेजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन इज लाइफ लॉन्ग एंड सिम्टम कैन रिक्यूज ओवर में ईयर्स। तो बोलने का मतलब ये है कि माइल्ड से जो इन्फेक्शन है वो सीवियर हो सकता है और ये बीमारी लाइफ लॉन्ग ही रहेगी, मतलब कभी सप्रेस होगी तो फिर से दिखाई देने लग जाएगी, कभी सप्रेस होगी फिर से दिखाई देने लगेगी, लेकिन कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, बार बार आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। एन एस्टिमेटेड 30.7 बिलियन पीपल अंडर एज 50। तो 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें ये 37% जो 67% जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 यानी कि जो माउथ के चारों ओर जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो पाया जाता है। ठीक है, एन एस्टिमेटेड 491 मिलियन पीपल एज, जिनकी एज क्या है 15 से 49 एज है, जो काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव रहता है। इस एज में जो लोग एक्टिव रहते हैं तो उसमें क्या होता है 30% तक
इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि HSV2 जो कि मोस्टली क्या होता है, जेनेटल होता है। मोस्ट HSV इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट सिम्टम्स ऑफ हर्पिक्स इंक्लूड पेनफुल ब्लिस्टर और अल्सर दैट कैन रीअकर ओवर द टाइम। तो जो मोस्ट ऑफ HSV होता है इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, दिखाई नहीं देता है, पर कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पेनफुल कर सकते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि अल्सर का फॉर्म भी कर सकते हैं ओवर द टाइम में। ठीक है। इन्फेक्शन विथ HSV2 इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसमिटिंग HIV इन्फेक्शन। अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है या बंदी को, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर उनको इन्फेक्शन है और उसके साथ HSV2 यानी कि जेनेटल हर्पिस है, तो उसके साथ उसको HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन टू मदर कैन लीड सीवियर इलनेस टू मदर इन प्रेगनेंसी। तो अगर कोई मदर को HSV है तो उसके साथ चांसेस है कि क्या हो जाए, उसके साथ चांसेस है कि मदर को क्या हो जाए, मदर को सीवियर इलनेस हो सकती है। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्राइमरी जेनेटल HSV2। अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी है तो उस दौरान क्या हो सकता है, जो जेनेटल HCV है यानी कि टाइप 2 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम कॉज की बात करें तो जो HSV इज ए कॉन्टेजिनियस वायरस है, मतलब बहुत भयंकर वायरस होता है जो बहुत तेज़ी से फैल सकता है। दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत ही आराम से फैल सकता है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से फैल सकता है। थ्रू कॉन्टैक्ट दे कैन कैरी द वायरस विथ देम फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर एक बार ये हो गया लाइफ में तो ये कभी ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ेगा, तो ज़िंदगी के साथ भी रहेगा और ज़िंदगी के बाद भी रहेगा। ठीक है। इन्फेक्शन विथ HSV1 can happen from genital interaction such as eating from the same utensil, sharing lip balm और kissing। तो जो HSV1 जिसकी बात करा मैंने, ओरल के चारों ओर जो हो जाता है, उसमें क्या हो सकता है, अगर तुम शेयर कर रहे हो समथिंग, अपना जूठा किसी को दे रहे हो, वैसे तो शेयरिंग से प्यार बढ़ता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, तो आपको शेयर नहीं करना है। और लिप बाम, लड़कियाँ नॉर्मली अपना लिप बाम सेम जो शेयर करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हर्पिस सिम्प्लेक्स हो सकता है। और किसिंग को भी अवॉइड करना है अगर किसी को हर्पिस सिम्प्लेक्स है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें HSV2 की बात करें, इच कॉन्ट्रैक्ट थ्रू फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन हु हैज़ HSV2। तो अगर किसी को भी या मेल है या फीमेल है, उनमें किसी को भी एक को हर्पिस सिम्प्लेक्स है और वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो चांसेस है कि उसको भी हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर एनीवन कैन बी इन्फेक्टेड विथ HSV2। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई किसी को भी हो सकता है, पूछ के नहीं आएगा, रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई भी एज में हो सकता है। द रिस्क इज एंटायरली बेस्ड ऑन द एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये बेस डिपेंड करता है कि एक्सपोजर क्या है इन्फेक्शन का। इन केस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HSV, पीपल आर मोर एट रिस्क व्हेन दे पार्टिसिपेट इन द रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर विदाउट द यूज ऑफ प्रोटेक्शन सच एज कंडोम। तो उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं HSV2 या HSV1, जो लोग क्या होते हैं, सेक्सुअली बिहेवियर जिनका क्या होता है, एक्टिव रहता है, पार्टिसिपेट करते हैं और कोई प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि कंडोम का या अदर इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर की बात करें फॉर HSV2 की, तो वो है जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, उनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बीइंग ए फीमेल में भी होता है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि जो उनके जो यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी यूट्रस तक पहुँच जाता है। हैविंग अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर उनको पहले से कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हैविंग ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर उनका इम्यून सिस्टम क्या है, कमज़ोर है, तो उनको भी हर्पिस सिम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स के कॉज एंड रिस्क के बारे में यहाँ पर पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करें, तो यहाँ पर जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये वायरस किस तरीके से हो रहा है, ये वायरस हो रहा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, ये मैसेज में बात कर रहा है, तो यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इम्यूनोसप्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है या बंदी, ठीक है, बंदा का मतलब बंदा बंदी दोनों होता है, अगर कोई स्ट्रेस में है, कोई लोग स्ट्रेस में हैं, तो क्या होगा, उससे उसका जो इम्यूनिटी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कोई भी डिजीज़ में, तो यहाँ पर स्ट्रेस भी कॉज है। अगर किसी को हर्पिस सिम्प्लेक्स है, तो अगर वो स्किन के साथ स्किन में कॉन्टैक्ट मारा तो उसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में जो इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड इन्फेक्शन इज़ नॉट यूजुअल। तो क्या होता है, नॉर्मली कोई बच्चा है तो उसको ट्रांसप्लांट प्लेसेंटल यानी कि प्लेसेंटा से जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके,
फीटस बिकम इन्फेक्टेड बाय वायरस सीड फ्रॉम द सर्विक्स एंड वजाइनल ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी। तो सबसे ज़्यादा जो फीटस है अगर वो वजाइना से डिलीवर कर रहे हैं देन उस टाइम पर चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और अगर उसको जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स हो रखा है और बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट आ गया तो वहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन यूट्रो ट्रांसमिशन में अकर इन रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अगर यूट्रस में भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर क्या हो गया मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन, तो अबॉर्शन के रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर हो गया तो। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन इफ इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन थर्ड ट्राइमेस्टर, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे को हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया तो यहाँ पर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रखा है बच्चे को, यहाँ पर ये वायरस दिखा रखा है, अगर ये वायरस प्लेसेंटा में अगर ये बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर बच्चे को हो जाएगा, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाएगा तो यहाँ पर अबॉर्शन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन ये चीज़ें होने को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी देखने को मिल सकता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है, फिटल मैटरनल हेमरेज देखने को मिल सकता है, प्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम आगे। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सिम्टम इन चाइल्ड, अगर हम बच्चों में देखें तो क्या क्या हमको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम कैन अकर ए बिट डिफरेंटली इन ईच चाइल्ड, तो सिम्टम जो हैं हर एक बच्चे में अलग अलग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सम चाइल्ड डोंट हैव सिम्टम विद द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, तो कुछ बच्चों में जो है फर्स्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है इसके सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं कुछ बच्चों में। इन अदर केस ए चाइल्ड में हैव सीवियर फ्लू लाइक सिम्टम एंड अल्सर इन एंड अराउंड द माउथ, तो कुछ बच्चों में तो हो सकता है नहीं देखने को मिले, लेकिन कुछ बच्चों की किस्मत ख़राब हो रहती है ना, सबकी किस्मत तो अच्छी रहती नहीं है, तो कुछों में फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और जो सिम्टम क्या हैं बहुत सीवियर देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है माउथ के अराउंड देखने को मिल सकता है अल्सर का फॉर्मेशन, ठीक है। व्हेन cold sores come back after the first infection, symptoms are usually not as severe. The most common symptom of cold sore include, तो cold sore जब दोबारा होगा बच्चे को तो उस समय पर जो इन्फेक्शन होता है, जो सिम्टम होता है वो यूजुअली क्या होते हैं सीवियर देखने को नहीं मिलते हैं। और क्या होता है मोस्ट कॉमन जो सिम्टम हमको दिखाई देते हैं वो एक ही चीज़ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है सोर इंक्लूड्स। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप 1 हर्पिस सिम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं कहाँ पर, तो आप आंख बंद करके सीधे टिक कहाँ पर मारोगे माउथ के अराउंड, ठीक है। ए स्मॉल ब्लिस्टर और ग्रुप ऑफ ब्लिस्टर ऑन द लिप एंड माउथ दैट गेट बिगर लीक फ्लूइड देन क्रस्ट ओवर, तो जो ब्लिस्टर का जो फॉर्म हो जाता है चारों ओर माउथ के, तो वो क्या हो जाता है बिगर होगा, उसके बाद वो लीक करेगा और उसके बाद वो बम की तरह फट जाएगा, तो फट जाएगा तो नीचे पूरा बहने लग जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिंगलिंग ईचिंग होगी, टिंगलिंग मतलब सेंसेशन होगा, जो माउथ है उसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगा सेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंसेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा ईचिंग होगी, ईचिंग देखने को मिलेगी। इरिटेशन होगी कहाँ पर, ये माउथ के चारों ओर देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा सोरनेस ऑफ द लिप एंड माउथ दैट में लास्ट फ्रॉम 3 to 7 days, तो 3 to 7 days में ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक्यूट जिंजियोस्टोमाटाइटिस, तो जिंजियोस्टोमाटाइटिस देखने को मिलता है। जिंजियोस्टोमाटाइटिस मतलब क्या होता है गम का इन्फ्लामेशन होता है और क्या होता है लिप्स का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है, साथ में सोर भी देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलता हूँ जिंजियोस्टोमाटाइटिस। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हर्पिस लेबेलिस की बात करें तो हर्पिस लेबेलिस को ही हम क्या बोलते हैं अनदर नेम ऑफ द हर्पिस लेबेलिस, तो इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा सोर क्या बोलेंगे इसको कोल्ड सोर, ठीक है, कोल्ड सोर इसका अनदर नेम हो गया, ओके। ऑक्यूलर हर्पिस यानी कि आइज के चारों ओर देखने को मिलेगा। हर्पिस जेनाइटिलिस यानी कि हर्पिस जो जेनाइटिस है जेनाइटिस के चारों ओर देखने को मिलेगा। मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इंसेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस बच्चे को देख पा रहे होगे जो इसका लिप है इसके चारों ओर आपको ब्लिस्टर का फॉर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ लिप्स में भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर माउथ में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या होगा ये जो खिलौना है इसको ये इसको सक करने में भी दिक्कत होगी, या अगर ये इन्फेक्टेड है तो इससे भी इसको ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कोल्ड सोर के यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। कोल्ड सोर में देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इन्फेक्शन दिखा रहा है नोज के चारों ओर, इसके कारण क्या होगा इन्फेक्शन होगा तो फीवर दिखाई देगा। और जिंजियोस्टोमाटाइटिस में क्या होगा गम्स में पेन दिखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगी, हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है, मसल्स में पेन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या क्या होता है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप क्या क्या है इसके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा जो माउथ है उसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगा टिंगलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। माउथ के चारों ओर क्या देखने को मिलेगी टिंगलिंग देखने को मिलेगी।
टिंगलिंग मतलब सेंसेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्लूइड में क्या हो जाएगा, फ्लूइड में ब्लिस्टर का फॉर्म होने लग जाएगा, फ्लूइड बनने लग जाएगा ब्लिस्टर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सोर थ्रोट ब्रेक्स ओपन, ब्लिस्टर बिकम्स रेड एंड स्वेलो। तो ये थोड़े इनलार्ज हो जाएंगे, जो ये सोर्स हैं ये इनलार्ज हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये सारा का सारा ब्लिस्टर ब्रस्ट आउट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे लिप्स फिर से वैसे ही पहले के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो चिल्ड्रंस में क्या होता है, कितनी बार जो होता है इन्फेक्शन क्या होता है, वो उनके जो थंब को बार बार मुंह में डालने की आदत होती है ना बच्चों की, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एक्जिमा जिनको ये ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने को मिलती है, और ये यहाँ पर क्या कर सकता है, स्पाइनल और ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें सिम्टम की, इन वुमेन में जो सिम्टम देखने को मिलता है, एन ईची, बर्निंग, पेनफुल और टिंगलिंग सेंसेशन इन योर जेनिटल एरिया। तो इचिंग होगी, बर्निंग जलन जैसी होगी, और पेनफुल होगा, और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। टेंडरनेस मतलब क्या होता है, टेंडरनेस मतलब जैसे कहीं पर आपका टेंडरनेस होगा ना, तो वहाँ पर खिंचाव सा महसूस होता है, और खिंचाव में बहुत पेन होता है। स्वेलिंग लिम्फ देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग लिम्फ नोड, और नियर योर ग्रोइन एरिया के आगे दिखाई देंगे। पेन फील यूरिनेशन होगी, फ्लू लाइक सिम्टम दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग फीवर, हेडेक एंड मसल एक देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पिक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पर क्या क्या दिखा रखा है कि पेन हो रहा है ड्यूरिंग यूरिनेशन, उसको फटीगनेस दिखाई दे रही है, स्मॉल ब्लिस्टर दैट ब्रेक ओपन एंड कॉज पेनफुल सोर, फीवर दिखाई दे रहा है, हेडेक दिखाई दे रहा है, पेन अराउंड जेनिटिस, इचिंग देखने को मिल रही देवी जी को। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करें हम, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ वेसिकल फ्लूइड का करते हैं हम यहाँ पे। दूसरा करते हैं हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं ऑफ स्किन, स्कैल्पिंग करते हैं, पीसीआर करते हैं, वायरस आइसोलेशन करते हैं, सीरोलॉजी का टेस्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा वो होता है एज ए मैनेजमेंट, हमको क्या करना पड़ता है। एंटीवायरल ड्रग्स देने पड़ते हैं हमको, कैन शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ ए हर्पिक्स अटैक्स, एलिवेट सिम्टम एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द अटैक। तो एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, हर्पिक्स सिम्प्लेक्स को तो हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते अगर एक बार हो गया, लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ अटैक को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओरल एसाइक्लोवीर इज समटाइम यूज्ड इन लेट प्रेगनेंसी टू डिक्रीज द नीड फॉर सीजरियन बर्थ। तो कितनी बार क्या करना पड़ता है हमको, ओरल एसाइक्लोवीर देखना पड़ता है, किस लिए देना पड़ता है, सीजरियन के बर्थ से बचने के लिए। एसाइक्लोवीर एंड विड्राबाइन आर यूज टू ट्रीट न्यूनाइटल HSV। तो कितनी बार हमको एसाइक्लोवीर और विड्राबाइन हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। ये मोर सक्सेसफुल है, कहाँ पे मोर सक्सेसफुल है, लोकलाइज इन्फेक्शन में ये बहुत है, और क्या करती है, ये स्प्रेड टू द ब्रेन में फैलने से भी बचाती है, और इंटरनल ऑर्गन में भी ये बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें, अगर किसी को बार बार जेनिटल हर्पिक्स हो रहा है, रिकरेंट जेनिटल हर्पिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो जेनिटल लीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमने डिटेक्ट कर दिया कि उसको हर्पिक्स सिम्प्लेक्स है, कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे, जब डिलीवरी के 4 वीक और बचे, यानी कि 1 महीना और बचा हो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने डिलीवरी से 1 महीने पहले हमने करा, और फिर उसके बाद क्या करा, हमने सीक्वेंशियल वायरल कल्चर हमने लिया, कहाँ से लिया, सर्वाइकल से लिया, सर्वाइकल वेजाइनल सीक्रेशन से हमने लिया। कब लिया हमने, 36 वीक में, यानी कि 1 महीने के बाद हमने क्या ले लिया, कल्चर ले लिया, ठीक है। अब हमने कल्चर ले लिया, तो अगर टेस्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और क्लिनिकल जेनिटल लीजन्स एट द टाइम इज अब्सेंस रहते हैं, ठीक है। अगर क्लिनिकल जेनिटल कल्चर क्या रहता है, अब्सेंस रहता है, अगर उसका टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और जो क्लिनिकल जेनिटल सिम्टम है, जैसे मैंने बोला सोर हो गया, ब्लिस्टर हो गया, ये सब कुछ नहीं दिखाने को मिलता है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब भी हम यहाँ पर पॉजिटिव तो आ चुका है, इसलिए हम सीजरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर टेस्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया है, और लीजन में फिर से कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं दिखाते रहे, तो इसका मतलब इस समय जो वायरस है वो सप्रेस हो गया, तो हम यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको फिर से बता देता हूँ कि रिकरेंट उसको बार बार अगर
जेनेटल इन्फेक्शन हो रहा है, हर्पिस सिम्प्लेक्स हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर देंगे। कब करेंगे, प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले, और लास्ट में प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे 36 वीक के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे हम फिर से टेस्ट करेंगे। अगर उसका टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है और कोई सिम्टम नहीं दिखा देते जेनेटल एरिया में, तो अब हम क्या करेंगे, सीजरियन करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन वो नेगेटिव आ सकती है और कोई सिम्टम उसके नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि जो क्लिनिकल सिम्टम है उसके सप्रेस हो गए, तो हम यहाँ पर वजाइनल डिलीवरी करा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक्टिव जेनेटल लीजन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, तो अगर क्या हो गया, अगर एक्टिव जेनेटल लीजन, यहाँ पर क्या मैंने जैसे बोला, यहाँ पर अब्सेंस पाया जा रहा है, लेकिन अगर ये एक्टिव पाया गया, ये जेनेटल लीजन एक्टिव पाया गया डिलीवरी के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, हमको इलेक्टिव सर्जरी के लिए हमें पहले से ही इलेक्टिव कर देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इंटैक्ट मेम्ब्रेन के साथ ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन को फटने से, रप्चर होने से बचाना पड़ेगा। विद इन 4 आवर फ्रॉम मेम्ब्रेन रप्चर, अगर 4 आवर के अंदर मतलब रप्चर हो गई, तब हमें क्या करना पड़ेगा, मैटरनल एंटीवायरल थेरेपी हमको देनी पड़ेगी और बच्चे को भी देनी पड़ेगी अगर उसमें क्या होते हैं, सिम्टम हमको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड हैव ए हिस्ट्री ऑफ जेनेटल हर्पिक्स टेल योर डॉक्टर और मिडवाइफ, तो जरूरी है अगर आपको हर्पिक्स सिम्प्लेक्स का वायरस, आपके सिम्टम आपको शो हो रहे हैं या है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है या मिडवाइफ से बात करनी है, ताकि आप फर्दर कॉम्प्लेक्स से बच सको। You may need to take medicine during the last month of pregnancy to prevent an outbreak of vaginal sore during लेबर। तो आपको क्या करना है, मेडिसिन यहाँ पर लेनी ही लेनी है प्रेगनेंसी में क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए, आउटब्रेक ऑफ वेजिनल सोर। तो आउटब्रेक ऑफ वेजिनल सोर को रोकने के लिए, क्योंकि क्या होता है, मैंने बोला था ना किस टाइम पे सप्रेस होती है, आपने मेडिसिन ली तो सप्रेस ही रहेगी, लेकिन आपने मेडिसिन नहीं ली तो क्या हो सकता है, वो फिर से ब्लिस्टर के फॉर्म में आ जाए और डिलीवरी के टाइम पे ही आपको फिर नहीं तो सिजेरियन कराना पड़ेगा। अगर हम बात करें, डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन इज रिकमेंडेड इफ द जेनेटल हर्पिक्स हैज अकर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर उसको उस समय उसका जो जेनेटल लीजन है वो उसमें अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको किसकी ओर जाना पड़ेगा, सिजेरियन की ओर ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू डेवलप ए कोल्ड सोर और हैव एनी साइन ऑफ हर्पिक इन्फेक्शन टेक दिस प्रिकॉशन। तो आपको यहाँ पर अगर सोर थ्रोट है तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। डू नॉट किस एनी बेबीज। अगर आपको हर्पिक सिम्प्लेक्स है तो आपको किसी बेबी को किस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्री फंड में उसको भी दे दोगे ना, ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर कॉन्टैक्ट विद बेबी। तो आपको बच्चे को छूने से पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। आपको हमेशा अपने हैंड को क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वॉश योर हैंड बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग से पहले भी आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। कवर अप एनी कोल्ड सोर लीजन्स और साइन ऑफ ए हर्पिस इन्फेक्शन एनीवेयर ऑन योर बॉडी टू अवॉइड पासिंग ऑन द वायरस ऑफ द लिप्स एंड माउथ दैट में लास्ट फ्रॉम 3 to 7 days। तो आपको उन एरियाओं से बचने की ज़रूरत है। अगर आपको हो भी गया तो आपको कवर अप करना है सोर और लीजन को, और इस तरीके से आप अपने आप को और अपने बच्चे को हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से बचा सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो। यहाँ पर दिखा रखा है कि पिक्चर में पूरा दिखा रखा है कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हो, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है, आइस पैक ले रखा है लीजन के पेन को कम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये मेडिकेशन ले रहे हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन ले रहे हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप गाने सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर आप रील डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हैंड वॉश यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, कोई ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हो। और अगर ब्लिस्टर का फॉर्म हो रखा है हर्पिस का तो आपको स्क्रैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा लो, नहीं तो फ्री फंड में तो आपको तो है ही और औरों को भी आप दे रहोगे, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर अच्छे से अपना मैनेजमेंट करा तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। तो अभी हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या बात करी, हमने इंट्रो की बात करी, हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है क्या है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, उसके अलावा उसके साइन ऑफ सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, कॉज क्या क्या होती हैं, उसके अलावा अगर हो गया तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और एज ए प्रेग्नेंट वुमेन और एज ए हेल्थ वर्कर आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मेरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो और इसमें एजुकेशन की मेडिकल लाइन से रिलेटिव सारी वीडियोज़ इसमें धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएंगी विथ इमेज। और आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।